साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत भूगोल से संबंधित बात। और भूगोल अर्थात ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में मिट्टी के बारे में, जिसमें हमने पूरा मिट्टी चैप्टर पढ़ लिया। मिट्टी के स्वरूप, मिट्टी के बनावट, मिट्टी के प्रकार, उसका विस्तार, उसकी विशेषता, ये सब हम लोग एक एक करके कई क्लास के माध्यम से देख चुके हैं, पिछले ऑनलाइन क्लास के माध्यम। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे उस मिट्टी के एप्लीकेशन की बात करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और जो हम पढ़ रहे थे मिट्टी को इतना दिनों से, उसकी उपयोगिता पर यहाँ पर बात होगी। क्योंकि पिछले क्लास में जो इसके जस्ट पहले हुआ था ज्योग्राफी में, उसमें मैंने मिट्टी से संबंधित कुछ भौगोलिक क्रियाओं की चर्चा किया था, और उस भौगोलिक क्रियाओं के कारण मिट्टी के स्वरूप, मिट्टी के बनावट और मिट्टी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रभाव को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं उसी मिट्टी के स्वरूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं, उससे कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी की मृत्यु होती है, और जो मिट्टी की मृत्यु या कटाव का कारण है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी पर हम लोग इस क्लास को देखेंगे। तो जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, जो लाइव हैं, जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं, इस क्लास की महत्ता को समझते हुए इसे अपने अपने ग्रुप में जल्दी से जल्दी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। अब इसके बाद जो मिट्टी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मिट्टी का हम क्वेश्चन आवर लेकर आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो पूरे मिट्टी के सेक्शन को रिवाइज कर देगा और आपको एक खाका दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता। और मिट्टी हम शुरू से कह रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो भौगोलिक क्रियाएं जो हमने देखा उसको आप पहले समझें। तो हमने कई तरह के भौगोलिक क्रियाओं की बात किया था पिछले क्लास में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था अपक्षय के बारे में, फिर हमने देखा अपर्दन के बारे में, फिर हमने देखा अनाच्छादन के बारे में, इसके बाद हमने देखा निक्षेपण, और इसके बाद हमने देखा था अपवाहन। अपर्दन को हमने दो भाग में बांटकर पढ़ा। एक हमने कहा था परत अपर्दन, और दूसरा जो था वो था अवनालिका अपर्दन। और इस प्रकार से हमने मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रियाओं को देखा। तो इतना चीज पहले आप ध्यान रखें, और ये ध्यान देना है कि ये सभी विषय वस्तु ऐसे टॉपिक हैं ज्योग्राफी के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूंकि कॉन्सेप्ट है, यहाँ रटना नहीं है, यहाँ चीजों को समझना होता है, तब जाकर के चीजों को आप बता पाते हैं एग्जाम में। तो ये समझने के लिए हम सब कुछ बता चुके हैं। अब इन सब में पूछ दे कि कौन ऐसी क्रिया है इसमें जो एक स्टैटिक प्रोसेस है, अस्थैतिक क्रिया है, या एक जगह रुक कर होने वाली क्रिया है, तो क्या आंसर करेंगे? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो इसमें से एक स्टैटिक क्रिया है जिसका नाम अपक्षय, ये ध्यान रखना। बाकी सभी गतिशील क्रिया, चाहे अपर्दन हो, अनाच्छादन हो, निक्षेपण हो, अपवाहन हो, सब हमने पढ़ा। पूछ दे इनमें से कौन ऐसी क्रिया है जो मुख्यतः हवा के द्वारा या पवन के द्वारा होता है? पवन के द्वारा कौन होगा? तो हमने कहा था अपवाहन के बारे में कि पवन अपर्दन से जब गड्ढा बन जाता तो उसको अपवाहन कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। पूछ दे कि बैडलैंड टोपोग्राफी या बीहड़ का निर्माण होता है किस क्रिया से? किस क्रिया से? तो हमने पढ़ा था अवनालिका अपर्दन। पूछ दे कि परत अपर्दन और अवनालिका अपर्दन में ज्यादा हानिकारक कौन है? तो अवनालिका अपर्दन। तो ये सब हम पढ़ चुके। अब जो यहां पढ़ना है ये दो चीज, अपर्दन तथा संरक्षण, इसी पर फोकस करना, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके एग्जाम के लिए। और इसमें हम लोग दो सेक्शन में बांट करके देखेंगे इस पूरे प्रोसेस को। एक देखेंगे अपर्दन को बढ़ावा देने वाला कारक, पहला टॉपिक में या पहला सेक्शन में यही देखेंगे।
जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। होता क्या है कि कोई भी समस्या जब आती है तो सबसे पहले समस्या का कारण ढूंढा जाता है, और कारण जब पता लग जाता है तो कारण के हिसाब से हम उपाय करते हैं कि क्या करें कि ये कारण खत्म हो जाए और समस्या सॉल्व हो जाए। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस का आज जो महामारी फैला हुआ है, तो कारण ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि वायरस है जो ये कर रहा है इसे। अब कैसे कर रहा है, तो उसका डीएनए सीक्वेंस पर अध्ययन हो रहा है। तो कारण पहले पता लग गया, तो अब उसका वैक्सीन बनाने पर विचार हो रहा है कि वैक्सीन बन जाएगा तो इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो हर प्रोसेस में कि किसी चीज का कारण जानना और कारण के बाद उसके निवारण पर बात करना कि कैसे इसका उपाय है। जब कारण जानेंगे तभी आप उसका निवारण ढूंढ सकते हैं। अब इसी के तौर पर अपरदन एक बहुत बड़ा समस्या है मिट्टी के लिए, ये ध्यान रखना। एक ऐसा समस्या है जिसके कारण मिट्टी की मृत्यु होती है। तो ये ध्यान रखना है, अपरदन को मिट्टी की मृत्यु का कारण माना जाता है। मिट्टी की मृत्यु का ये कारण है, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी पूछ देगा कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे कि मिट्टी के मृत्यु का कारण माना जाता है किस भौगोलिक क्रिया को, तो कहेंगे अपरदन को। अपरदन को इंग्लिश में इरोजन कहते हैं। तो इरोजन या अपरदन मिट्टी का मृत्यु। तो मिट्टी जीवित नहीं है, निर्जीव है, लेकिन फिर भी इसकी मृत्यु हो रही है। और यही समझना कि मिट्टी अपने आप को बचा कर रखी हुई है, जहां पर है एज यूजुअल है, उसकी उर्वरा शक्ति बनी हुई है, वो जहां पर है स्थिर है, उसमें कोई ह्रास नहीं हो रहा है, तो कहते हैं मिट्टी जिंदा। लेकिन मिट्टी के कटाव होने लगे और मिट्टी का अस्तित्व ही मिट जाए तो कहेंगे मिट्टी की मृत्यु हो रही। और ये मिट्टी मरती है तो ये मिट्टी की मृत्यु बहुत ही खतरनाक होती। अपरदन क्रिया मिट्टी का मृत्यु तो है ही, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये मिट्टी को सिसक कर मरने पर मजबूर करता। सिसक कर मृत्यु, तो ये ध्यान रखना। इसी को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु। ये ध्यान रखना है, टर्म पूछता है एग्जाम में, और जो टर्म हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए। तो ये मिट्टी का कारण है, और जो मिट्टी मर रही है उसका अपरदन कारण है। अपरदन को सिसकती हुई मृत्यु या रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो देखते होंगे कि अगर मृत्यु का अगर कारण ढूंढें और तरीका देखें, तो बकरे के दुकान पर मटन जहां बनता है और मटन लोग खाते हैं बहुत सारे लोग, तो उस बकरे का जान दो तरह से लिया जाता है। कुछ दुकान वाला अचानक ही बकरे का गला काट देता है, तो बकरे को पता भी नहीं चलता, अचानक से कटता। बकरा खुशी खाने पीने में मस्त है और अचानक से तलवार चलता है और उसका धड़ सिर से अलग हो जाता, तो उसको पता नहीं चला, मरा, अचानक से डेथ हो गई। लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको रेंग कर मारते हैं, मतलब आधा गला काट देंगे और आधा छोड़ देंगे, और वो तड़पता रहेगा, ब्लड निकलता रहेगा, और तड़पते 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 उसकी मृत्यु हो। मटन के दुकान में, चिकन के दुकान में मैक्सिमम दुकान ऐसे ही है, जिसको रेंग कर या रेत कर काटते हैं। और वही स्थितियां है कि एक मिट्टी नहीं मरती है, सिसक सिसक कर मरती है, और सिसक सिसक कर मरने के लिए मजबूर कौन करता है? अपरदन करता। और रेंगती हुई मृत्यु को ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में एक टर्म है जिसको क्रीपिंग डेथ कहा जाता है। तो क्रीपिंग डेथ कहें, रेंगती हुई मृत्यु कहें, सिसक कर होने वाली मृत्यु कहें, ये सब एक ही टर्म है। और ये टर्म यूज हो रहा है किसके लिए? अपरदन के लिए। तो मृत्यु हो जाएगी तो मिट्टी पर ही पूरा जीवन टिका हुआ है जीवित प्राणियों का, चाहे पौधा हो या जानवर हो, मिट्टी पर ही जीवित है। वो मिट्टी में वो क्षमता है कि वो चीजों को पैदा करती है, उसी से हम भोजन लेते हैं और उसी से जीवन चल रहा। और जब मिट्टी ही मर जाएगी तो भोजन नहीं मिलेगा, कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। और इसलिए इस मिट्टी के मृत्यु के कारणों को ढूंढना है कि क्यों मिट्टी मरती है, क्या ऐसा वजह है जो अपरदन होता है, और अपरदन क्रिया जो हो रहा है उसको कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो अपरदन क्रिया को बढ़ावा देने वाले कारक पर सबसे ज्यादा नजर रखना, तब जाकर के आप इन चीजों को समझ पाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि यहां से कारण आपसे पूछा जाएगा,
क्योंकि पूरा एप्लीकेशन है, आज पूरा वर्ल्ड एग्रीकल्चर के लिए, प्रदूषण के लिए काम कर रहा। चाहे वर्ल्ड के संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, किसी एक देश की बात करें, सभी अपने अपने स्तर से प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। और ये एक प्रकार का प्रदूषण ही है, ये ध्यान रखना। मानवीय क्रिया से मिट्टी को नुकसान पहुंचाना एक प्रकार का निगेटिव फैक्टर है, जिसको सरकार रोकना चाहती है। और हर मानव का, हर व्यक्ति का जो धरती पर पैदा हुआ है, उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि जिस मिट्टी से मेरा जीवन चल रहा है, उस मिट्टी को मरने ना दें, उसको बचाएं। तो पहले बचाने के लिए कारण ढूंढना, हमने कहा कारण पर ध्यान देना है कि कारण क्या है इसका। तो कारण को एक एक करके चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण होगा उस पर ध्यान देंगे। अभी अपर्दन क्रिया के कारण क्या है, बढ़ावा देने वाले कारक। तो अपर्दन के कारक पर नजर डालेंगे तो कई महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस क्रिया को एक्सेलरेट करते हैं, जिसमें पहला कारण है वनों का विनाश, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना है, पहला एक बड़ा फैक्टर वनों का विनाश। एग्जाम में पूछ देगा, बीपीएससी जैसे एग्जाम में बैठेंगे, पूछा जाएगा आपसे कि मिट्टी के अपर्दन क्रिया को बढ़ावा देता है, ऑप्शन रहेगा एक से अधिक। तो एक आंसर ये भी सही है कि वनों का जो विनाश है वो इस इरोजन क्रिया को बढ़ा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि वन में क्या होते हैं, वन में पौधा होता है, प्लांट, और पौधा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जड़ है उसका, और जड़ कहां है, मिट्टी में है। तो ये ध्यान रखना, पौधा है, पौधा का रूट है और रूट मिट्टी में घुसा हुआ है। एक प्लांट लें, ऐसे एक प्लांट को देखें तो प्लांट का रूट मिट्टी के अंदर ऐसे गहराई में धंसा रहता है। ये मिट्टी के मॉलिक्यूल्स हैं और इसी में इसके जड़ घुसे हुए हैं, ऊपर में प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा। तो जितना ज्यादा प्लांट लगाया रहेगा जगह जगह पर, तो जब उसकी जड़ें मिट्टी में जाएगी तो जड़ इतना ताकत से मिट्टी को पकड़े रहता है कि वो मिट्टी को हटने नहीं देती है। तो जड़ है, तो जड़ क्या है, मिट्टी को बांधे हुए। आपको कहीं भी कटाव रोकना है, प्लांटेशन कर दें। इसलिए देखते हैं नहरों के किनारे बड़े बड़े आर पर, अलंग पर प्लांटेशन सरकार कराती है, क्योंकि पानी जब आए, नहरें पर पानी भरे, तो पानी के बहाव में मिट्टी कट ना जाए। तो कटने से रोकने के लिए क्या करेगा, प्लांट लगा देंगे, जड़ मिट्टी को पकड़े रहेगा, पानी बहेगा भी तो मिट्टी को जड़ धुलने नहीं देगा। और यही वजह है कि चूंकि आज दो चीज है, जनसंख्या का दबाव है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गया, पूरे दुनिया का 8 अरब 800 करोड़, जिसमें 3 करोड़ तो भारत और चीन में ही है। तो ध्यान रखना है, 3 अरब, तो 3 अरब भारत और चीन में ही है, और 8 अरब पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन होने वाला है, जिसमें भारत पहले स्थान पर पहुंच जाएगा 2030 तक। तो ध्यान रखना है कि जनसंख्या एक बड़ा दबाव है, और दूसरा जनसंख्या बढ़ने के कारण शहरीकरण हो रहा है तेजी से, अर्बेनाइजेशन का दौर है। जो विकास की बात हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सड़कें बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है, ब्रिजेज बन रही है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, तो ये क्या है, हम उन जगहों पर बना रहे हैं जहां पर कभी जंगल हुआ करता था, प्लांट्स हुए करते थे, बगीचे हुए करते थे, उसको काट करके मानव तेजी से शहरीकरण कर रहा। और जब शहरीकरण करेगा, प्लांट का कमी आएगा, और पौधे जब कटेंगे तो पानी जब बहेगा, बाढ़ आएगा, बारिश होगी, निश्चित तौर पर मिट्टी को बहा कर ले जाएगी। और यही वजह है कि आज उत्तराखंड जैसा, केदारनाथ में शहरों के बसने के कारण, गांव के बसने के कारण ज्यादा प्लांटेशन का कमी हो रहा, पौधे कम रहे हैं, और परिणाम स्वरूप अपर्दन क्रिया बढ़ रहा। तो एक कारण यह है बड़ा कि वनों का विनाश हो रहा है। और वन विनाश का कारण क्या है कि जनसंख्या का दबाव है, सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबको रहने के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए खेत चाहिए, और खेत कहां बनेगा, तो जंगल को काट कर बनेगा। तो ये सब एक बड़ा वजह है वनों के विनाश के रूप में अपर्दन क्रिया को बढ़ाने के लिए। तो पहला फैक्टर वनों का विनाश, ये ध्यान रखना। दूसरा जो फैक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, जिसको आपको ध्यान रखना। और दूसरा फैक्टर के रूप में हम एक कारण के रूप में देख सकते हैं, और वो है मिट्टी का प्रकार। मिट्टी का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, जो हमने पढ़ा है 8 प्रकार की मिट्टी। किसने बांटा है मिट्टी को 8 प्रकार में, बताया गया है, जल्दी से रिप्लाई करें।
भारत की कौन ऐसी संस्था है जो भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित करती है? कौन? वेरी गुड, ICAR। हमने कहा था दिल्ली मुख्यालय है और वही मिट्टी को बांटती है अलग अलग टाइप्स में। जलोढ़ मिट्टी पढ़ा हमने, काली मिट्टी पढ़ा, बलुआई मिट्टी पढ़ा, दलदली मिट्टी पढ़ा, तो सब मिट्टी पढ़ चुके। तो मिट्टी का अलग अलग गुणवत्ता है। कोई कठोर मिट्टी है, कोई मुलायम मिट्टी, किसी में बालू ज्यादा है, किसी में मिट्टी ज्यादा है, किसी में मॉलिक्यूल्स हैं, किसी में चिकनाई ज्यादा है, किसी में दलदल ज्यादा है, किसी में जीवाश्म ज्यादा है। तो मिट्टी अगर देखें और बिहार की ही बात करें तो गंगा इस पार और गंगा उस पार, जिसको उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कहते हैं। गंगा के दक्षिण में आ गए तो दक्षिण बिहार, और गंगा के उत्तर में चले गए तो उत्तर बिहार। और दोनों के मिट्टियों को लें आप हाथ में और देखें, बहुत डिफरेंस है दोनों मिट्टी में। गंगा के उस तरफ उत्तर बिहार में मिट्टियां ज्यादा बालू लिए हुए है, जबकि इधर जो मिट्टी है ये केवाल मिट्टी है। दक्षिण बिहार में बालू की मिट्टी पर पानी पड़ता है तो कटाव ज्यादा होता है, और वो चप्पल में कपड़े पर सट भी जाएगा तो धूप करेगा तो आसानी से वो बिखर जाएगा, फिर हट जाएगा। आपको हटाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दक्षिण बिहार चले जाएं और वहां कीचड़ में आपका पांव चला जाए तो पानी भी डालेंगे तो मिट्टी नहीं हटेगी, आपको हाथ लगाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा किसी चीज से, छील करके ब्रश मार करके हटाएंगे तब वो मिट्टी हटेगी। क्यों? क्योंकि एक मिट्टी का मॉलिक्यूल ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जबकि उत्तर बिहार की मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं है, कण बिखरे हुए हैं। तो जिसमें बिखराव होगा, मिट्टी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, तो उसमें मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। गंगा किनारे देखते होंगे पानी आती है तो तुरंत मिट्टी कट जाती है, क्योंकि बालू ज्यादा है वहां पर। और जब मिट्टी का स्वरूप जैसा होगा उसी तरह से कटाव होगा। तो एक कारण यह भी है कि मिट्टी का प्रकार जैसा होता है उसी तरह से कटाव या अपर्दन की क्रिया भी होती है। तो यह ध्यान रखना है मिट्टी के प्रकार को दूसरे कारण के रूप में। तीसरा कारण जो है वो एक इंपॉर्टेंट कारण है, और वो है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा, रेन की क्वांटिटी कैसी। अब सिंपल समझें, प्रैक्टिकली जो हम लोग जीवन में देखते हैं, बारिश का कई स्वरूप होता है। कभी बारिश होती है कि बिल्कुल फुहारे के रूप में गिरते रहती है और 2-3 दिन तक, 4 दिन तक चलते रहती है। ड्रॉप्स नहीं दिखेगा, फव्वारा दिखेगा, बहुत महीन महीन बूंद दिखेगा। तो महीन महीन बूंद से अगर बारिश गिर रही है तो किसी भी खेत में किसी भी मिट्टी का कटाव नहीं होगा। लेकिन अचानक से अगर मूसलाधार बारिश कहीं होने लगे, बड़ी बड़ी बूंदें गिरे, कभी चल रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा बूंद गिरता होगा तो शरीर पर गिरता है तो भी चोट करता है। बाइक चला रहे हैं और अचानक बारिश हो जाए तो छोटी बूंद रहेगी तो चोट नहीं करेगा, लेकिन बड़ी बूंद रहेगी तो आपको जहां जहां गिरेगा, फेस पर गिरेगा, हाथ पर गिरेगा, तो एक चोट करेगा। वो चोट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बारिश की मात्रा ज्यादा है और बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है। तो जब मूसलाधार बारिश होगा तो उस धार में मिट्टी ज्यादा कटेगी, और अगर कम बारिश है, हल्की बारिश हो रही है, तो मिट्टी का कटाव क्या होगा? कम होगा। तो यह ध्यान रखना है कि वनों का विनाश, मिट्टी का प्रकार, वर्षा की मात्रा, ये सब अपर्दन क्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसा होगा उस रूप में अपर्दन क्रिया होगी। चौथा जो कारण है एक इंपॉर्टेंट, वो है भूमि की ढाल। भूमि की ढाल, ये स्लोप ऑफ लैंड, ये ध्यान रखना। अब स्लोप ऑफ लैंड को ऐसे समझें कि मान लें कि एक खेत का स्लोप ऐसे, ये ऐसे, और एक खेत का स्लोप ऐसे। ये मान लिया प्लेन एरिया मैदान में है ये, और इसको समझना ये पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वत पर ज्यादा स्लोप होता। अब ये स्लोप जैसा होगा उसी तरह से कटाव होगा। अगर यहां बारिश की बूंदें गिरेगी, यहां पर अगर बारिश हो तो यहां पानी जो बहेगा, इसका स्लोप कम है तो पानी की धार धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे नीचे ढाल की तरफ आएगी। तो यहां मिट्टी का कटाव जो होगा वो कम होगा। जबकि यहां अगर बारिश हो ऐसे पर्वत पर, तो बारिश जैसे होगा तो पानी बिल्कुल तेजी से नीचे आएगा। कभी शहरों में बारिश के दिनों में किसी ब्रिज पर जाकर देखें,
पुल पर कहीं गुजर रहे हो, राजेंद्र नगर पुल हो, कंकड़बाग हो, कहीं भी जो स्लोप होता है पुल पर, बारिश हो रही है सब जगह, तो नॉर्मल प्लेन सड़क पर गुजरेंगे तो वहां आपको पता नहीं चलेगा बारिश का ताकत। लेकिन ब्रिज पर जाएं तो ब्रिज पर ऐसे ही स्लोप होता है, पुल पर ऐसे ही बना रहता है, ऐसे ढाल होता है, तो पानी गिरी तो देखेंगे ब्रिज पर बहुत तेज गति से पानी नीचे आ रहा होता है। तो जब तेज गति से पानी आएगा तो यहां पर की मिट्टी का कटाव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना है कि यहां पर अपर्दन क्रिया क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर स्लोप ज्यादा है, ढाल तीव्र है, तो अपर्दन ज्यादा होगा, और ढाल कम है तो अपर्दन क्रिया कम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रभाव है जो ध्यान रखना है, भूमि की ढाल। अब भूमि की ढाल के बाद अगर अगला कारक पर नजर डालें तो एक कारण है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है चारागाह का अभाव, ग्रेजिंग लैंड का। तो चारागाह का अभाव होना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसके कारण अपर्दन क्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। तो चारागाह किसके लिए, किसके लिए चारागाह, तो पालतू जानवरों के लिए, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, ये सब को चराने के लिए जगह चाहिए। और भारत में हमने कहा जनसंख्या का बहुत दबाव है, लोगों के पास घर बनाने के लिए लैंड नहीं। और गांव में आप जो रहते होंगे, गांव स्तर से जुड़े हुए हैं, बिहार के लोग ज्यादातर किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरा भारत ही गांवों का देश है और कृषि ही मेन सेक्टर है। आज भी लगभग 52% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और यहां क्या होता है, बिहार जैसे राज्यों में तो लोग अपने खेत को काट कर दूसरे खेत में मिला देते हैं, आर को ही काट देते हैं। पोस्ट मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत क्या है, बिहारियों को बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो काटते 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 पूरे पाकिस्तान को इंडिया में मिला ले। तो ये एक कॉन्सेप्ट पता चलता है कि यहाँ कितना महत्व है लैंड का। लैंड की कमी है, कृषि कार्य करना है तो कहीं भी खाली लैंड नहीं। और यही वजह है कि गांव स्तर पर लोग भैंस, बकरियां, गायों को लेकर निकलते हैं तो आर पर चराते हैं, लेकिन आर पर कभी कभी किसी के खेत में घुस जाता है, किसी के फसल में घुस जाता है, और परिणाम स्वरूप लाठी लेकर लोग तैयार हो जाते हैं, सर फोड़ देते हैं, फौजदारी के मुकदमे हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है, क्योंकि किसी का फसल का नुकसान होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये इसलिए है कि यहाँ पर लैंड ही नहीं है जानवरों को चरने के लिए। जबकि विकसित देशों में जाएंगे जहां जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज्यादा, जैसे कनाडा हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे रसिया हो गया, ब्राजील हो गया, तो इन सब में क्षेत्रफल बहुत है लेकिन जनसंख्या कम है, तो वहां पर बहुत खाली लैंड है, सब जगह कृषि कार्य नहीं होता। यहाँ तो क्या है कि सरकारी लैंड भी कहीं है, नहर है, पैन है, अलंग है, वहां भी कृषि कार्य कर लेते हैं किसान। तो वहां पर ऐसा नहीं है, लेकिन विकसित देशों में लैंड इतना है कि जानवरों को चरने के लिए और चराने के लिए अलग से स्पेस छोड़ा गया कि वहीं चराना। होता क्या है कि जब चारागाह की कमी होगी, लैंड नहीं होगा, तो जब जानवर घुसेंगे किसी भी खेत में तो जानवर के पांव से मिट्टी धीरे धीरे कटती है। ग्रामीण स्तर में देखे होंगे, कोई तालाब हो और उस तालाब में अगर जानवर पानी पीने घुसता हो या उसको स्नान कराने के लिए घुसता हो, तो उस स्थिति में उस तालाब का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि जानवर जब घुसना शुरू करेगा तो उसके पैर से तालाब का जो मेड़ है वो कटने लगेगा, और एक समय आएगा कि मेड़ गायब हो जाएगा और तालाब भी अपने अस्तित्व की पहचान खो देगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, चारागाह का अभाव भी एक बड़ा कारण है। तो 5 वजह हो गया, वनों का विनाश, मिट्टी का प्रकार, वर्षा की मात्रा, भूमि की ढाल, चारागाह का अभाव। अब 5वां के बाद 6ठा की बात करें तो 6ठा और 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां जो है, एक है इंपॉर्टेंट फसल चक्र का अभाव। फसल चक्र का अभाव, ये ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि बिहार में फसल चक्र योजना चलाई जा रही है बिहार सरकार द्वारा, और किसानों को हर मौसम में मौसम के अनुकूल फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि कोई लैंड खाली न रहे, सालों भर 12 मास उस पर कोई ना कोई फसल लगे रहना चाहिए। इसके लिए सरकार प्रयासरत है, योजना चल रही है।
तो ये ध्यान रखना है कि फसल चक्र का भारत जैसे देशों में बहुत अभाव है और ये भी अपर्दन क्रिया को बढ़ा रहा। तो फसल चक्र क्या होता है, तो समझना क्या है कि अदला बदली करके फसल लगाना, अदला बदली करके फसल लगाना फसल चक्र कहलाता है। मतलब क्या है कि एक फसल तैयार हो उसको काटें और दूसरा फसल लगा दें, दूसरा तैयार हो उसको काटें तीसरा फसल लगा दें। मतलब क्या है कि जमीन को खाली नहीं छोड़ना है, जमीन को परती नहीं छोड़ना है। परती मतलब होता है खाली, परती नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि परती छोड़ेंगे और प्लांटेशन नहीं होगा, उस पर पौधे नहीं लगे होंगे और तब उस पर पानी का, धूप का, हवा का प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी के कण बिखर जाएंगे, कटाव बढ़ेगा, अपर्दन क्रिया तेज से होगी। और इसलिए अगर फसलों को लगा कर रखेंगे मिट्टी नहीं कटेगा। तो परती नहीं छोड़ना या अदला बदली करके फसल लगाना है, क्या है? फसल चक्र। ये ध्यान रखना है, पूछ देता है फसल चक्र का अर्थ होता है क्या? तो किसी भी लैंड पर अदला बदली करके फसलों को लगाना फसल चक्र है। मतलब जमीन को पड़ती नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। कोई भी सीजन हो, कोई ना कोई सीजन के हिसाब से उसमें फसल लगे रहना चाहिए। और नॉर्मली होता क्या है, तो होता है कि हम लोग खरीफ लगाते हैं और खरीफ के बाद फिर रबी लगाया जाता है। तो ये एक ट्रेंड है। तो खरीफ जो धान है ये खरीफ है और रबी जो है वो गेहूं है। हम लोग पढ़ेंगे कृषि में, ये सब चीजें चर्चा होगी, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, बहुत सारे फसल की बात करनी, पेय फसल, व्यावसायिक फसल, सब बहुत सारे कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एग्जाम में बहुत सवाल भी पूछता। तो ये ध्यान रखना है। तो मतलब खरीफ के बाद रबी, रबी के बाद खरीफ, और रबी और खरीफ के बीच में फिर मौका मिलता है तो किसान जायद फसल भी लगा देते हैं। खरीफ के बाद रबी लगाएंगे तो इस रबी से एक फायदा अपर्दन तो है ही, साथ ही नाइट्रोजन की भी आपूर्ति हो जाती है। जो आपको पता होगा कि दलहन फसलों में नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है और इसके कारण मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। और हमने पढ़ा है कि भारत में पूरे समरूपता के साथ पूरे मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है। तो अदला बदली करके या फसल चक्र का अभाव नहीं होगा तो उस स्थिति में अपर्दन क्रिया को बढ़ावा मिलेगा। मतलब फसल चक्र का अभाव होगा तो अपर्दन क्रिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये कारण है फसल चक्र का अभाव भारत में बड़े पैमाने पर है, जिसके कारण से अपर्दन क्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये हो गया पांचवा कारण। और पांचवा के बाद छठा जो कारण है वो इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण कारक है अपर्दन क्रिया को बढ़ाने में, और इसी को आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट जो है एफ के बाद जी अगर कारण के रूप में देखें तो एक है इंपॉर्टेंटली जिसका नाम है झूम की खेती। ये ध्यान रखना है, झूम की खेती का दूसरा नाम स्थानांतरीय कृषि भी है। अंग्रेजी में इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ये ध्यान रखना। तो ये एक और बड़ा कारण, झूम की खेती, स्थानांतरित की या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और फ्रीक्वेंटली कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा गया कि झूम की खेती होता क्या। तो आप लोग तैयार रहें, आने वाले समय में जो एग्जाम होगा हो सकता है कि ये चीज आपसे पूछा जाए। तो बिल्कुल सतर्क रहें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको 100% कमांड करें। जितना बताते हैं उतना कमांड करते हैं, रिजल्ट आपका हो जाएगा। टॉप करें ना करें, रिजल्ट आपका हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर उतना पूरा 100% कमांड है तो ये कमांड होता नहीं है और लोग कहते हैं और क्या पढ़ लें, और कौन सा बुक पढ़ लें, ऑन कौन प्रैक्टिस सेट बना लें। अरे यार, जितना कहा जा रहा है पहले उतना तो करें, इतना कमांड करके देख लें और एग्जाम में बैठें। आपको पता लग जाएगा कि अगर जितना बताया गया था उतना मैंने कर लिया होता तो मैं आज इस रिजल्ट में जो सूची जारी की उसमें मेरा नाम शामिल होता। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपर्दन क्रिया से संबंधित। अब झूम की खेती क्या है, तो झूम की खेती या स्थानांतरित या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर,
पहला तो ध्यान रखना है कि ये कृषि कार्य मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, पहला ध्यान रखना। और पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राइब लोग करते हैं, आदिवासी लोग, जो भारत के मूल निवासी हैं। मेन रूप से भारतीय यही है, बाकी हम लोग सब विदेशी हैं, सब बाहर से आए हैं और यहां पर अपना निवास बनाया। तो ये आदिवासी लोग पर्वतीय क्षेत्रों में ये खेती कृषि करते हैं, और एक कृषि करते हैं तो वो मिट्टी के अपरदन को काफी बढ़ावा देता है, बहुत तेजी से मिट्टी कटती है, क्योंकि हमने कहा पर्वत पर ऐसे ही स्लोप है, तो स्लोप है तो मिट्टी तो ऐसे ही कटेगी। अब होता क्या कि पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या है, जंगल है। हमने पढ़ा है पर्वतीय मिट्टी या जंगली मिट्टी या निर्माणाधीन मिट्टी, तो ये जंगली क्षेत्र है, वन है। यहाँ कृषि कार्य के लिए कोई प्लेन भूमि नहीं है ज्यादा, और ये आदिवासी लोग ज्यादा पढ़े लिखे या कृषि कार्य में निपुण भी नहीं है, और इसकी वजह से इनको जितनी समझ आती है उस हिसाब से कृषि करते हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी समझ की गलती है, ये इसकी महत्ता को नहीं समझते और पारंपरिक तौर पर ये काम करते आ रहे। करते क्या है कि मान लिया कि यहाँ जंगल है, ये पर्वत है ऐसे, और पर्वत पर ऐसे जंगल, और यहाँ कृषि करना है, सब प्लांट लगा हुआ है, सब पौधे हैं, जंगली पेड़ है, और यहाँ के आसपास के निवासी जो आदिवासी हैं यहाँ कृषि कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ तक पेड़ों को काट देंगे और काट करके ये वाला एरिया को बना देंगे खेत के रूप में, प्लेन कर दें। आप प्लेन करके यहाँ कृषि कार्य कर लें, काटते हैं, जो बचता है थोड़ा बहुत पौधे का भाग उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद हल चला देते हैं, ये प्लेन हो जाता है, कृषि कार्य करते हैं। अब एक दो फसल ले लेंगे तो एक दो फसल के बाद यहां पर नहीं काम करेंगे, अब यहां से आगे बढ़ेंगे और इस प्लांट को काटेंगे, और फिर यही काम यहां भी करेंगे, फिर यहां हो जाएगा दो फसल, फिर आगे बढ़ते चले जाएं। तो यहां काटा जंगल, यहां काटा जंगल, आगे बढ़ते जा रहे, जंगल कटता जा रहा है, और वनों का विनाश होगा, अपरदन क्रिया बढ़ेगा, क्योंकि मिट्टी को पकड़ने वाला जो पौधा था उसको हमने हटा दिया, और निश्चित तौर पर ये जब होगा तो वनों का विनाश होगा, और वनों का विनाश होगा तो अपरदन क्रिया तेजी से होगा। तो अगर ऐसा कार्य किया जाए कि किसी भी भूमि पर एक दो फसल लेने के बाद भूमि को बदल दिया जाए और आगे भूमि जंगल को काट कर नई भूमि पर खेती किया जाए, तो डेट इज कॉल्ड झूम की खेती। पूछता एग्जाम में कि झूम की खेती कहते हैं किसे, ऑप्शन देता है कि जब धान के खेतों में धान लगाने वाले लोग नाच गा करके खेती करते हैं तो उसको झूम की खेती कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन देता है कि जब स्थान बदल कर कृषि किया जाए तो उसको झूम की खेती कहते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासी द्वारा किया गया कृषि कार्य झूम की खेती कहलाता है। तो यह ध्यान रखना है मुख्य रूप से आपको कि ये प्रोसेस होगा तभी वो झूम की खेती कहलाए। और झूम की खेती एक ऐसा खेती का प्रकार है प्राचीन तौर पर जो अपरदन क्रिया को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए सरकार ने इस खेती को प्रतिबंधित कर दिया, बैन लगा दिया। ये कृषि कार्य करेंगे तो आपको कानूनी रूप से सजा दिया जाएगा, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अस्तित्व का प्रश्न तो प्रतिबंधित है। लेकिन जहां जहां हो रहा है उसको ध्यान रखना। तो झूम की खेती पूर्वोत्तर भारत में इसको इसी नाम से जानते हैं, झूम की खेती। जबकि मध्य प्रदेश में दो नाम दिया गया है, दीपा और बेबर, ये ध्यान रखना। तो दीपा बेबर भी पूछा है कि झूम की खेती को मध्य प्रदेश में लोग कहते हैं क्या, तो दीपा या बेबर। जबकि इंडोनेशिया में जब दूसरे देशों में जाएंगे तो इंडोनेशिया में भी ये काम होता है, और वहां भी आदिवासी लोग यही करते हैं, और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं। और ये भी पूछा गया है कि झूम की खेती को इंडोनेशिया में कहा जाता है क्या, तो लदांग कहते हैं। और इस प्रकार से ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इस अपरदन क्रिया को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतना चीज आप ध्यान रखें, और यही है आपका मिट्टी को बढ़ाने वाला सारा महत्वपूर्ण फैक्टर जो अपरदन क्रिया को एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो हमने कहा था पहले कारण जान लेना है, और कारण जब पता लग गया तो उसका उपाय कर देना है ताकि मिट्टी बचे
और मिट्टी बचेगा तो हमारा पहचान बचेगा, जीव जंतुओं का जीवन बचेगा, भोजन मिलेगा और मिट्टी को एक आदर्श रूप में हम लोग देख पाएंगे। तो मिट्टी के अपरदन क्रिया को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। इसमें कई तरह के उपाय हैं जो ध्यान रखना। तो अब यहां पर अपरदन क्रिया को बढ़ावा देने वाला कारक देखें तो इसका उल्टा अपरदन क्रिया को रोकने के उपाय पर यहां जोर देना है। रोकने के उपाय कि कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से हम तरीके अपनाएं जो अपरदन क्रिया को रोक देगा और मिट्टी की मृत्यु नहीं होगी और मिट्टी जीवित रहेगी। तो इसको ध्यान रखना। तो अपरदन क्रिया को रोकने का उपाय क्या करना, तो जो किए थे उसका उल्टा कर देना। जितना काउज आपने देखा उसका रिवर्स कर देंगे तो वो रोकने का उपाय हो जाएगा। जैसे पहला हमने देखा था कि वनों का विनाश हो रहा है तो क्या करेंगे, वनों को लगाना होगा, वनों को लगाना होगा। जिसके कारण आज बिहार में जन जीवन हरियाली यात्रा चल रहा है, जन जीवन हरियाली अभियान चल रहा है, प्लांटेशन पर जोर हो रहा है। 9 अगस्त को 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए बिहार में। तो ये ध्यान रखना है, वनों का लगाना अपरदन क्रिया को रोकने का एक बड़ा तरीका है। दूसरा कि जो चारागाह नहीं है उसके लिए क्या करें, तो पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करना होगा। मतलब ग्रेजिंग लैंड बनाना होगा जहां पर जाकर के चारागाह का काम करें और जो चरवाहे हैं वो चलाएं। ऐसा नहीं कि चारागाह के जगह चरवाहा विद्यालय खोल दिया जाए और वो खोला भी गया तो उसको प्रॉपरली संचालित नहीं किया गया। आज चरवाहा विद्यालय जितने भी हैं वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भारत में योजनाएं बहुत अच्छी बनती है लेकिन वो धरातल पर न सरकार द्वारा और न ही यहाँ के नागरिकों के द्वारा इंप्लीमेंट हो पाता। तो इसी पर गंभीरता से विचार करना। तीसरा जो है एक इंपॉर्टेंट तरीका कि फसल चक्र को अपनाया जाए, जिस पर सरकार काम भी कर रही है। तो फसल चक्र को अपनाना एक और प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना है, जिसके द्वारा आप अपरदन को रोक सकते हैं। चौथा, सीढ़ी नुमा खेती को अपनाना। सीढ़ी नुमा खेती को अपनाना, ये ध्यान रखना। तो सीढ़ी नुमा खेती या इसी को सोपान कृषि भी कहते हैं। तो सोपान कृषि जो चाय की खेती या पर्वतीय क्षेत्रों में तो ढाल ज्यादा है तो उसको करना क्या, मान लिया ऐसे ढाल है ये, तो कटाव को आपको रोकना है। तो कटाव रोकना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे प्लान करके ऐसे बना देंगे और ऐसे बना देंगे तो यहाँ पर कटाव नहीं होगा, यहाँ पानी पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो इस प्रकार से मिट्टी का कटाव कम से कम होगा। तो ये ध्यान रखना है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या करेंगे, सीढ़ी नुमा खेती बना करके आप कृषि कार्य करेंगे तो अपरदन क्रिया को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो वनों को लगाना है, चारागाह की व्यवस्था करना है, फसल चक्र अपना, सीढ़ी नुमा खेती को अपनाना है। इसके अलावा पांचवा जो है वो हमने कहा जो कर चुकी है सरकार कि झूम की खेती को प्रतिबंधित करना। ये ध्यान रखना कि झूम की खेती को बैन करना जो सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। तो ये सब उपाय हैं, वो सब कारण था, इतना कर दिया जाएगा तो आप अपरदन क्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये ध्यान रखना। अब यहां के बाद जो हम लोग को देखना है वो मुख्य रूप से मिट्टी से संबंधित कुछ जो सरकार का कार्य है राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो मिट्टी के बारे में पहले बता चुके हैं कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी के अध्ययन के लिए ICAR भारत में काम करता है जो मिट्टी के गुणवत्ता को अध्ययन करके बताता है कि मिट्टी कितने प्रकार। ICAR का मुख्यालय दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि है एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल
एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है ये जोधपुर में है, जहां पर मिट्टी के नमी को अध्ययन किया जाता है कि कितना वहां पर नमी है, वातावरण के कारण कितना ह्यूमिडिटी की मात्रा है, या कितना मिट्टी शुष्क है। क्योंकि राजस्थान में शुष्क मिट्टी है, मरुस्थल ज्यादा है, इसलिए उसी क्षेत्रों में इस सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया। तो ये ध्यान रखना है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड जोन आएगा यहां पर, ये ध्यान रखना है। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपको जोधपुर में है, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाए तो ये ध्यान रखना। अब मृदा के महत्व को देखते हुए कि मृदा का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मृदा का महत्व को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने 1953 में 1953 में एक बोर्ड का गठन किया जिसका नाम रख दिया केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। तो ये ध्यान रखना, तो ये एक इंपॉर्टेंट बोर्ड है जो मृदा के संरक्षण पर काम करती है, जिसमें प्लांटेशन करना, मृदा की गुणवत्ता को देखना, ये सब काम केंद्र स्तर पर पूरे देश में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, पूछेगा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 1953 में हुआ, तो 1953 में। अब यहां से ध्यान दें तो आगे चले तो विश्व स्तर पर मृदा के महत्व को समझा गया, और मृदा के महत्व को समझ करके यूएनओ ने ये ध्यान रखना है कि 2013 में 20 दिसंबर को यूएनओ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने एक प्रस्ताव पारित किया कि विश्व स्तर पर मृदा के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृदा का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है और मृदा बहुत तेजी से बंजर हो रही है मानवीय क्रियाओं के कारण, रासायनिक केमिकल्स के प्रयोग से, खाद के प्रयोग से मृदा धीरे धीरे एग्रीकल्चर के लायक नहीं बच रही। और इसी के चलते 20 दिसंबर 2013 को यूएन में प्रस्ताव आया और 2015 में इसको अप्रूव कर दिया महासम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासम्मेलन में, और तब से 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाने लगा। ये ध्यान रखना, विश्व मृदा दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो विश्व मृदा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को महासम्मेलन में पारित किया गया और 2015 से 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मृदा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि पहली बार पूरे विश्व स्तर पर जो विश्व मृदा दिवस मनाया गया था वो 2017 में मनाया गया था। तो ध्यान रखना है 2017 में ये मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये पहली बार 2017 में मनाया, और ये जो मनाया गया इसमें एक थीम रखा गया और थीम था केयरिंग फॉर प्लैनेट्स, केयरिंग फॉर प्लैनेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट थीम था 2017 के विश्व मृदा दिवस का। तो ये ध्यान रखना है, केयरिंग फॉर प्लेनेट स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, पहला बार जो विश्व स्तर पर मनाया गया 2017 में। ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देगा थीम, क्योंकि आजकल बीपीएससी जैसे एग्जाम में थीम बहुत पूछा जाता है और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि केयरिंग फॉर प्लैनेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्रह की देखभाल भूमि से या मिट्टी से या सॉइल से, ग्राउंड से ही शुरू होकर के हम जब इसका अध्ययन करेंगे, इसका संरक्षण करेंगे तो पूरे प्लेनेट का सुरक्षा हो सकेगा। और इस थीम के साथ 2017 में पहली बार पूरे विश्व स्तर पर विश्व मृदा दिवस मनाया गया। ये ध्यान रखना है कि इसके बाद हर साल मनाया जाने लगा और 2019 में जो इसके पहले मनाया जा चुका है 5 दिसंबर को, उसका जो थीम था मिट्टी का कटाव रोकें, मिट्टी का कटाव रोकें,
कटाव रोकें, भविष्य संवारे। ये ध्यान रखना है, चूंकि हमने कहा है कि मिट्टी का कटाव मिट्टी की मृत्यु है, और मिट्टी मृत्यु हो गई, मिट्टी मर गई, तो फिर जीवन बचाना पृथ्वी पर मुश्किल होगा। और ये विश्व मृदा दिवस हमने कहा है इसलिए शुरू हुआ कि ध्यान रखना, मानवीय क्रिया के कारण वर्ल्ड में 33% मिट्टी अब बंजर हो चुकी है, और इतना तेजी से ये जो बढ़ रहा है, सॉइल जो है वो बेकार हो रही है खाद के प्रयोग से, केमिकल के प्रयोग से, कि आने वाले समय में अगर नहीं ध्यान दिया गया तो भूमि कृषि लायक नहीं बचेगी। और इसी के चलते विश्व मृदा दिवस का एक इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, जिसमें FAO का प्रस्ताव था, और 2015 में इसको शुरू कर दिया गया। 5 दिसंबर को हर साल ये विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। और इसी समय ये ध्यान रखना है, 2015 में जब आया तो फरवरी 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश स्तर पर मृदा के क्षेत्र में काम करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत किया। स्वास्थ्य कार्ड, ये ध्यान रखना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के बीकानेर से। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में पहली बार ये स्वास्थ्य कार्ड का योजना शुरू किया गया, और तब से यह हर साल इस प्रकार से मिट्टी के संरक्षण के लिए, मिट्टी के कंजर्वेशन के लिए पूरा देश स्तर पर काम चल रहा। तो ये ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत फरवरी 2015 में हुई, राजस्थान के बीकानेर से इसको शुरू किया गया, और इसके द्वारा स्वास्थ्य कार्ड बना करके किसान अपने लैंड को अध्ययन कर सकते हैं, अपने मिट्टी की गुणवत्ता जांच कर सकते हैं, और उसके अनुरूप कृषि कार्य कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था, और ध्यान रखना है कि इसी के चलते एक स्लोगन दिया, स्वास्थ्य कार्ड का नाम रख दिया स्वच्छ धरा खेत हरा। तो ये ध्यान रखना स्लोगन को, खेत हरा। ये पूछ देगा कभी कभी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का आदर्श वाक्य है क्या, तो स्वच्छ धरा खेत हरा, मतलब पृथ्वी स्वच्छ होगी, खेत हरे भरे होंगे, तभी जीवन चलेगा इस पृथ्वी पर। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है मिट्टी से संबंधित पूरे समग्र अध्ययन में। तो शुरू से प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक टॉपिक को, मिट्टी को देखें। अब यहाँ के बाद मिट्टी का क्वेश्चन आवर चलेगा, जो 1 या 2 क्लास में क्वेश्चन आवर हम कंप्लीट करें। तो जो भी मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान देना। तो इतना चीज आप ध्यान रखेंगे, आप आसानी से मिट्टी से पूछा गया कोई भी सवाल आप बता पाएंगे। और जानना चाहिए, क्वेश्चन बनाना अलग मैटर है, मिट्टी जीवन है, इसी से जीवन चलता है। तो मिट्टी को समझना, उसके समस्याओं को सॉल्व करना हमारा दायित्व भी बनता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं संपन्न करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले विषय के साथ। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तनाव को अपने आसपास फटकने दें। देश की एकता अखंडता के लिए एक बार बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।